क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे समझाएंगे। इसके यहाँ पे मैं आज क्या कहते हैं सूत्र लेके आया हूँ। ये कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके कम से कम 6-7 नंबर यानी कि 8 नंबर तक का हाई स्कूल के यूपी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके सब तक फार्मूले आपको याद नहीं होंगे जब तक कि आप इसको अच्छी तरह यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके सारे फॉर्मूले मैं लेके आया हूँ जो कि कक्षा 10 में यूज किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, पहला सूत्र है, यदि दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी अगर d दे रखी है तब उसके बीच की दूरी या बीच की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हमारा होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे याद ना करके आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप दोनों में से कोई सा सूत्र याद करें, आपका आंसर सेम आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, मात्रक इसका लिखना ना भूलें, या तो मात्रक लिखें या फिर इकाई लिखें। समझ गए दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, बिंदु जो है, पॉइंट जो है, बहुत ही जरूरी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होती है। ये बात ध्यान में रखना है, कभी भी माइनस में नहीं होगी, प्लस में काउंट की जाएगी। दूरी हमेशा प्लस में ली जाती है। अगला पॉइंट है, यदि दो बिंदुओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो वह एक त्रिभुज होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं। अगला है, यदि त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, यदि त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है दोस्तों, यदि त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तब वह समकोण त्रिभुज होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है दोस्तों, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। अगला पॉइंट है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो वो कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ये बात ध्यान में रखनी है। और भी पॉइंट है, बने रहिएगा वीडियो पे, मैं पेज पलटता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तथा विकर्ण भी बराबर हों तो वह आयत होता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तथा विकर्ण भी बराबर हो तो वह एक आयत होता है। अगला पॉइंट है, यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, और विकर्ण भी बराबर हों तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगला है, समांतर चतुर्भुज की एक आयत नहीं है। समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं होता। ठीक है, सम चतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता। ये समझने वाली बात है, इसको नोट करने वाली, आप इसको नोट करके रखिएगा क्योंकि कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो आपको नोट करने हैं, हमेशा आपको याद रखने हैं, वरना आपका सवाल गलत हो सकता है अगर आपको याद नहीं रखना तो। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारे पास है अंतः विभाजन का। यदि x1, y1 और x2, y2 को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2, यानी कि हमें अनुपात दे रखा है, अगर कोई रेखाखंड है उसका मिड पॉइंट से m1 अनुपात m2 के अनुपात पे अगर विभक्त है, अगर अंतः विभाजित करता है तो बिंदुओं के निर्देशांक जो निकालेंगे हम इन सूत्रों से निकालेंगे। यानी कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अंतः विभाजन में क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है।
ठीक है दोस्तों, अंत्य विभाजन में क्या आता है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है, और बाह्य विभाजन में होगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही सेम रहेगा, लेकिन बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर अगला पॉइंट की बात करते हैं, रेखाखंड का मध्य बिंदु। रेखाखंड अगर दे रखी है, उसका मिड पॉइंट अगर हमें ज्ञात करना है तो x1, y1 और x2, y2 जो है उसके शीर्ष के निर्देशांक हो, यानी कि उसके शिखर के निर्देशांक हो, तो उसका मध्य बिंदु जो निकालेंगे x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 से निकलेगा, और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इसके मध्य बिंदु के फॉर्मूले हैं ज्ञात करने के। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारा त्रिभुज का केंद्रक। अगर हमारा त्रिभुज दे रखा है, उसके बीच के मिड पॉइंट दे रखे हैं और शीर्ष के निर्देशांक हमारे ये दे रखे हैं, तो उसका जो केंद्रक निकालेंगे तो त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र निकाल सकते हैं, मतलब मान निकाल सकते हैं। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एक सवाल जरूर आएगा पेपर में, पक्का एक गारंटी से आएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, अगर कोई त्रिभुज दे रखा है, उसके शीर्ष ABC के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। 3 फॉर्मूले हमारे, आप इसमें से कोई सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप पहला फॉर्मूला याद करें तो कभी गलती नहीं करेंगे। और ट्रिक क्या है हमारी, 123 231 312। ठीक, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप इसको याद कर लीजिए, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा जब किसी त्रिभुज के शीर्ष पे रखे होंगे। वरना आप इसे भी चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं, इससे भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 दे रखे हैं, तो समान एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, इस तरीके से माइनस y1 x2 प्लस y3 x3, फिर आ जाएगा प्लस का y3 x4 प्लस y4 x1। इसमें हम लगा देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर सररेख है तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि डेल्टा का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अगर वो कह दे किसी त्रिभुज के जो शीर्ष है, उसके जो शीर्ष मतलब ABC दे रखे हैं वो एक ही रेखा में स्थित है, अगर वो कह दे सररेख है तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये मुख्य पॉइंट था, इसको आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपको यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कक्षा 10 के मैंने आपके फॉर्मूले बताए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आधारित सवाल कराऊंगा, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।